स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज संडे है, आज आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, तो सभी लोग फटाफट जल्दी से आ जाएंगे क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। आज आप लोगों का टेस्ट पेपर होगा, तो सभी लोगों को आंसर करने हैं। इसमें जो आप लोगों को चीज़ें पढ़ा दी गई हैं सब वही पूछी जाएगी, तो सभी लोगों को इसके आंसर करने हैं। और सभी लोग आंसर करेंगे, कुछ लोग आंसर नहीं करते हैं तो वो लोग भी आंसर किया करें, क्योंकि इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती है, आप लोगों को याद होता है इससे। तो सभी लोग आंसर किया करें, अगर सही नहीं आता है तो गलत आंसर करें, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब पहले आप गलत करेंगे तो बाद में आप लोग सही भी करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना कब कराई गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे इसका। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब कराई गई थी। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग क्लास को। तो साथ ही इसका आंसर क्या होगा, भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब कराई गई थी। तो यहाँ पे पूछा है प्रथम नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना कब हुई थी। सॉरी एक मिनट, नियमित जनगणना कब हुई थी। नियमित जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में। कब हुई थी नियमित जनगणना, 1881 ईस्वी में हुई थी। और अगर प्रथम जनगणना पूछे, प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। प्रथम जनगणना केवल पूछता तो 1872 में, लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। यानी नियमित जनगणना का मतलब क्या है, 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। और प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में। 1872 वाली जो जनगणना हुई थी उस समय किसका शासनकाल था। तो 1872 वाली जनगणना के समय लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। किसका, लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। और प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, तब किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। किसका, लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। इस बार हर 10 वर्ष के अंतर पर जनगणना होती चली आ रही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है, इसमें से कौन सा है जो भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। 5 सितंबर जो है ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है। बाकी 15 अगस्त जो है ये भी राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी भी राष्ट्रीय पर्व है और 2 अक्टूबर भी। ये तीनों जो हैं ये राष्ट्रीय पर्व हैं, लेकिन 5 सितंबर जो है ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह करम भूमि किसका समाधि स्थल है। करम भूमि समाधि स्थल बताना है। शंकर दयाल शर्मा का, राधा कृष्ण का, जयप्रकाश नारायण या श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो किसका समाधि स्थल है, करम भूमि पूछा है। तो करम भूमि जो है ये शंकर दयाल शर्मा का, इसका शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है करम भूमि। और भी यहाँ पे समाधि स्थल आप लोग लिख लीजिए, समाधि स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो समाधि स्थल और भी लिख लीजिए। करम भूमि तो हो गया शंकर दयाल शर्मा का। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो उस पर आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करिए महात्मा गांधी का समाधि स्थल। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है, राजघाट दिल्ली। राजघाट दिल्ली। ये किसका समाधि स्थल है, ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। और एक चौधरी चरण सिंह का पूछा जाता है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ पे है, किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है किसान घाट। और वीरभूमि, वीरभूमि इंपॉर्टेंट है। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है, तो वीरभूमि जो है ये राजीव गांधी का समाधि स्थल है। इसका राजीव गांधी का समाधि स्थल है। ये सब आप लोग नोट करते चलिए। और विजय घाट पूछा जाता है, तो विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का। विजय घाट किसका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। तो
ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ ये आप लोग नोट कर लिया करिए। आप लोगों से मैंने बोला है कॉपी कलम लेके बैठा करेंगे, जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी उससे आप लोग नोट करते चला करेंगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन कराता हूँ उससे कम से कम आप लोगों के 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली? भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली थी, आप लोगों को बताना है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका, फटाफट आंसर किया करें। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली थी? तो ये चली थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में चली थी। सॉरी, यहाँ पे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में नहीं चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस समय ये रेल चलाई गई थी उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1848 से 1856 तक रहा है। और ये जो रेल चलाई गई है, रेल चलाई गई है 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम बार रेल चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी मुंबई टू थाने। कहाँ? मुंबई टू थाने। मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी ये। 34 किलोमीटर चलाई गई थी सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को। एक चीज़ और याद रखिए आप लोग, रेलवे का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है, रेलवे का जनक। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है? लखनऊ, मेरठ, चित्रकूट या बनारस? तो विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये है चित्रकूट में। किसमें? चित्रकूट में, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश कितने वर्तमान में? सबसे पहले तो सभी लोग ये आंसर करिए, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे पहले। और आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को शेयर कर दीजिए। निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसमें से देखिए सबसे पहले तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन सा है? दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली दमन एवं दीप है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है और जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे? पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन ये जो है 8वां कब जोड़ा गया है? 8वां नहीं, 2 जोड़े गए थे और 2 को मिला के 1 कर दिया गया था। देखिए 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को ये घोषणा कर दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को ये घोषणा कर दी गई थी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रभावी रूप से लागू हो गया था। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। अब देखिए कौन कौन से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने थे, तो 9 हो जानी चाहिए थी संख्या, क्योंकि 7 पहले से थे। तो पहले से देखिए दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीप, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीप ये 2 इकट्ठे थे, इन दोनों को मिला के 1 ही कर दिया है। इसलिए अब जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वो कितनी है? 8 है। और राज्यों की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या 28 है। अब इसमें आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसमें देखिए पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, न्यू दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है। कौन सा नहीं है? तो मिजोरम नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं मेरे प्यारे साथी? सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
5 जून, 5 सितंबर, 11 जुलाई, 11 अक्टूबर। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस तो ये मनाया जाता है साथी 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को यूएनओ स्थापना दिवस मनाते हैं। यूएनओ क्या है? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये नोट कर लीजिए यूएनओ के बारे में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है इसका। और इसके स्थायी सदस्य देश हैं 5। स्थायी सदस्य देश 5 हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। इन जो इसके स्थायी सदस्य देश होते हैं इनके पास क्या होता है? वीटो पावर होती है इन लोगों के पास। और इसके अस्थायी सदस्य देश भी हैं। स्थायी सदस्य देश 5 हैं और अस्थायी सदस्य देश 10 हैं। अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? 10। तो यूएनओ से रिलेटेड ये जो जानकारियाँ थी ये आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। नहीं की हैं तो इन्हें नोट कर लीजिए, बाद में वीडियो पीछे करके आप लोग नोट कर सकते हैं इनको। अब इसमें और भी ऑप्शन है, उनके बारे में भी देख लीजिए। 5 जून को क्या मनाते हैं? तो 5 जून को सभी लोगों को पता होगा पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होगा पर्यावरण दिवस मनाते हैं। एनवायरमेंटल डे 5 जून को। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे। चलिए फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है फुटबॉल का फीफा विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था? ये आप लोगों के काम का नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। 2018 वाले का क्या करेंगे? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? 2018 वाला पता नहीं कैसे टाइप कर दिया इसमें। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा, कासगंज, कानपुर या झांसी? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। पटियाली कहाँ पड़ता है? कासगंज में पड़ता है। पटियाली कासगंज में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म, इसलिए इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सभी साथी आंसर करेंगे इसका, क्योंकि मैं आप लोगों को ये पहले भी क्लास में करा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%, 2.4%, 7.33% या 16.5%? तो कितनी है साथी? सभी साथी जल्दी से आंसर करिए। और आप लोग देखिए क्लास को शेयर भी करते रहा करिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। आप लोग भी थोड़ा मदद किया करिए हमारी, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करिए। देखिए इससे क्या होता है, ऐसे अगर आप लोग हमारी क्लास को शेयर करते हैं, क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करते हैं, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, टीचर का मनोबल बढ़ता है इससे, तो वो आप लोगों के लिए और अच्छी करने की सोचता है। ऐसे क्या होता है, जब कोई नहीं देखता है तो उसको ये लगता है कि उसमें कुछ कमी है, इसलिए लोग नहीं देख रहे हैं। और मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई कमी दिखती है, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग मेरी कमियाँ बताएं मैं, क्योंकि हमें जो खुद लगती है वो तो मैं सुधार लेता हूँ, जो नहीं पता है हमें वो आप लोग हमें बताएं। मैं क्या कमी करता हूँ फिर उसका भी सुधार करूँगा। तो आप लोगों को अगर कोई कमी लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए, उससे हमें खुशी मिलती है कि हमारी कोई कमी बता रहा है। तो जो कमी होगी उसको भी मैं सुधारूँगा। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.5%। 16.5% डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश का एरिया जो है वो इंडिया के एरिया का 7.33% है। और देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। किसके क्षेत्रफल का? विश्व के क्षेत्रफल का। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो किसी न किसी से रिलेटेड हैं, तो इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5%, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% और इंडिया के
इंडिया में उत्तर प्रदेश का ही जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 7.33%। और सॉरी 7.33% एरिया है। जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है? 16.5%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह भारत में प्रथम केवीके कहाँ बनाया गया था? भारत में प्रथम केवीके कहाँ बनाया गया था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, उत्तर प्रदेश। तो सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। तो कहाँ बनाया गया था साथी? तो ये बनाया गया था पांडिचेरी में। कहाँ पे बनाया गया था? पांडिचेरी। पांडिचेरी इसका सही हो जाएगा। भारत का प्रथम केवीके पांडिचेरी बनाया गया था 1974 में। कब बनाया गया था? 1974 में। और उत्तर प्रदेश का पूछे तो उत्तर प्रदेश का प्रथम कृषि केवीके का पूरा नाम क्या होता है? केवीके का पूरा नाम होता है कृषि विज्ञान केंद्र। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया था सुल्तानपुर में। कहाँ पे? सुल्तानपुर में। ये कब बनाया गया था साथी? ये बनाया गया था 1976 में, यानी 2 साल बाद। भारत का प्रथम पांडिचेरी 1974 में बना और उत्तर प्रदेश का प्रथम सुल्तानपुर में 1976 में बन गया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो कहाँ स्थित है? सारनाथ में, दिल्ली में, बोधगया में, आगरा में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? ये तो पहले आप लोग बता दीजिए सभी लोग, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है। उसके बाद इसका आंसर करेंगे कि कहाँ स्थित है। क्या दोनों साथ में आंसर कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से आंसर करिए। आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं? मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? क्योंकि मज़ा नहीं आएगा तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। मज़ा से पढ़िए। अगर आप लोग मज़े से पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कोई भी काम करो उसमें पूरे तन मन के साथ करो। ये नहीं है ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। कर रहे हो तो पूरे जी जान से करो, नहीं तो उसको छोड़ दो। सीधा सा सिद्धांत है। अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ। कौन सा है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है। और ये कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या नन ऑफ दीज? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था मेरे साथी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और यहाँ से आप लोग एक बात और याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को गांधी जी कहा। सॉरी राष्ट्रपिता पूछा है ना यहाँ पे। राष्ट्रपिता इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने तो महात्मा कहा था। इन्होंने महात्मा कहा था, राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गलती हो जाती है यार। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। जल्दी मैं गलत कर देता हूँ मैं। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा, तो गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को भी एक उपाधि दे दी। गांधी जी ने भी एक उपाधि दे दी। क्या उपाधि दी थी? गांधी जी ने कहा कि अगर आप हमको महात्मा कहेंगे तो मैं आपको गुरुदेव कहूँगा। क्या कहूँगा? गुरुदेव कहूँगा। इन्होंने किसकी उपाधि दे दी थी? गुरुदेव की उपाधि दे दी थी। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी, गंगा नदी, सरयू नदी या मंदाकिनी नदी? तो अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? चेरापूंजी, मानेसराम, गंगा बेसिन, कन्याकुमारी।
तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है वो कहाँ पे होती है? विश्व में पूछे या भारत में पूछे तो सबसे अधिक वर्षा जो है वो मानेसराम में होती है। कहाँ पे होती है? मासेनराम में होती है। मासेनराम कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। मानेसराम नहीं है, यहाँ पे मासेनराम है, मासेनराम। ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भैंस का रंग तांबे जैसा होता है? अब यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब ये जो क्वेश्चन चलेंगे, अब ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। किस भैंस का रंग तांबे जैसा होता है? मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी या नन ऑफ दीज? तो किस भैंस का रंग तांबे जैसा होता है साथी? तांबे जैसा रंग होता है भदावरी भैंस का। किसका? भदावरी भैंस का रंग जो है वो तांबे जैसा होता है। मुर्रा भैंस का रंग जेट ब्लैक होता है, जेट ब्लैक, जेट ब्लैक, सॉरी जेट ब्लैक, जेट ब्लैक, जेट ब्लैक जो है वो मुर्रा का होता है, भदावरी का तांबे जैसा होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, भदावरी भैंस जो है इसी के दूध में सबसे अधिक फैट पाया जाता है। भदावरी भैंस की दूध में सबसे अधिक फैट पाया जाता है 13%। कितना? 13% फैट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी नस्ल की गाय में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? यहाँ पे गलत लिख गया, ये वर्षा नहीं वसा है, यहाँ पे क्या है? वसा। किस विदेशी नस्ल की गाय में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो सबसे अधिक वसा जो है वो कौन सी गाय में पाई जाती है? ये जो आप लोगों को गाय दी गई है ये तीनों की तीनों विदेशी नस्ल गाय की। तो सबसे अधिक जो है जर्सी गाय में वसा पाई जाती है। विदेशी नस्ल की गाय में सर्वाधिक सबसे अधिक जर्सी गाय में वसा पाई जाती है, और इसमें भी कितनी होती है? 5.5%। 5.5% फैट होता है केवल जर्सी गाय में, इसी में सबसे अधिक पाया जाता है विदेशी गायों में पूछे तो। और सबसे अधिक दूध कौन सी गाय देती है विदेशी नस्ल में? सबसे अधिक सर्वाधिक दूध जो है वो देती है होल्स्टीन फ्रीजियम। कौन सी गाय? होल्स्टीन फ्रीजियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनी गाय का जन्म स्थान कहाँ है? देवनी गाय का जन्म स्थान गुजरात, हैदराबाद, मेहसाना या करनाल? देवनी गाय का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो देवनी गाय का जन्म स्थान है हैदराबाद में। कहाँ पे है साथी? हैदराबाद में, हैदराबाद। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एनडीआरआई कहाँ स्थित है? एनडीआरआई कहाँ स्थित है? क्या थक रहे हैं आप लोग? अभी से थकेंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे प्यारे साथी अभी से थकोगे तो कैसे काम चलेगा? बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब आग लगी होगी सीने में। तो एनडीआरआई कहाँ स्थित है साथी? एनडीआरआई का पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है? ये करनाल हरियाणा में है। कहाँ पे? करनाल हरियाणा में है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, क्या है वो आप लोगों को कंफ्यूज करती होगी। एनडीडीबी, एनडीडीबी इसी से रिलेटेड है। एनडीडीबी का पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहाँ पे है? ये आनंद गुजरात में है। ये दोनों एक चीज़ है, आप लोगों को कंफ्यूज करती होंगी, इसलिए इसको याद रखिए। एनडीआरआई करनाल हरियाणा में और एनडीडीबी आनंद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्न में कौन सी भारवाई नस्ल है? निम्न में कौन सी भारवाई नस्ल है? तो भारवाई गाय की नस्ल कौन सी है? काकरेज, हरियाणा, सिंधी, नागौरी। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका, भारवाई गाय की नस्ल कौन सी है? तो इसमें देखिए भारवाई गाय की नस्ल जो है नागौरी है। नागौरी जो है ये भारवाई गाय की नस्ल है। बाकी सिंधी जो है, साहिवाल, सिंधी, गिरदेवनी, ये चार जो हैं ये दुधारू नस्ल होती हैं। काकरेज और हरियाणा ये कौन सी हैं? ये तो एकाजी नस्ल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय के मांस को क्या कहते हैं? गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बुफेन, बीफ, मटन या चिकन?
गाय के मांस को क्या बोलते हैं साथी? यहाँ पे सब आप लोग देखिए, कॉपी पेन निकालिए, जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और यहाँ पे मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ उसको नोट कर चलिए। सबसे पहले तो गाय के मांस को क्या बोलते हैं वो देख लीजिए। गाय के मांस को बोलते हैं बीफ। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। भैंस के मांस को बोफेन बोलते हैं। बोफेन किसके मांस को बोलते हैं? भैंस के मांस को बोलते हैं। भैंस के मांस को बोफेन बोलते हैं। और भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं। मटन जो है वो भेड़ के मांस को बोलते हैं। चिकन किसको बोलते हैं? चिकन किसको बोलते हैं साथी? तो चिकन मुर्गे के मांस को बोलते हैं। किसके? मुर्गे के मांस को चिकन बोलते हैं। और एक और चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, बकरे के मांस को क्या कहते हैं? बकरे के मांस को क्या बोलते हैं? बकरे के मांस को, तो बकरे के मांस को बोलते हैं चेवन। क्या बोलते हैं? चेवन बोलते हैं। अब चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। यह है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल, थार पारकर, काकरेज, सिंधी, हरियाणा। तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल होती है काकरेज। कौन सी है? काकरेज। ये गाय की कैसी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी मतलब डबल पर्पज, डबल पर्पज के लिए यूज की जाती है। दूध भी लेते हैं इससे और इसके बछड़ों से खेत में काम भी कराते हैं। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है विश्व में सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या नन ऑफ दीज? तो विश्व में सर्वाधिक भैंस एशिया में पाई जाती है। एशिया में, एशिया में सबसे ज़्यादा, एशिया में भी सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती हैं। किसमें? इंडिया में, भारत में पाई जाती हैं। और भारत में भी अगर सबसे ज़्यादा देखें तो भारत में भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, भारत में भी सबसे ज़्यादा भैंस जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के जनक कौन है? परेशान मत होइए साथी, केवल 30 क्वेश्चन ही कराएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप लोगों को और भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। एक क्वेश्चन से लगभग आप लोगों के 3-4 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाते हैं। 30 क्वेश्चन कराएंगे, उससे कम से कम आप लोगों के 100 क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो जो अलग से आप लोगों को बताता हूँ उसको भी आप लोग देख लिया करिए। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान किसे बोलते हैं? बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब आप लोगों से अगर कोई संपर्क हो बायोलॉजी वाले बच्चों का, बायो वाले बच्चों का, तो उन लोगों को भी बता दीजिए कि उसके ये वाले जो क्वेश्चन है वो उन लोगों के लिए भी ठीक रहेंगे। अब बायो शुरू हो चुकी है तो उन लोगों का भी सिलेबस इसी से मिलता जुलता है, तो वो लोग भी यहाँ से देख सकते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरिस्टोटल, अरस्तु। ये फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक भी हैं यही। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? पादप विज्ञान के जनक, ये थियोफ्रास्टस हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस हैं। वो फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, अरस्तु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह 5 जगतीय वर्गीकरण कब दिया गया था? 5 जगतीय वर्गीकरण कब दिया गया था साथी? तो 5 जगतीय वर्गीकरण दिया गया था 1969 में। कब? 1969 में दिया गया था 5 जगतीय वर्गीकरण। 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। और इन्होंने R.H. विटेकर जो है, इन्होंने पूरे जंतु जगत को 5 जगत में बांट दिया था। कौन कौन से 5 जगत थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, पेलांटी था और एनिमलिया था। ये 5 जगत में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये है, निम्न में किस जगत के जीव परपोषी होते हैं तथा गमन अनुपस्थित होता है? उसी में से बताना है आप लोगों को, किस जगत के जीव परपोषी होते हैं तथा गमन अनुपस्थित होता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे पूछा है किस जगत के जीव परपोषी होते हैं। परपोषी यानी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और गमन अनुपस्थित होता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। तो परपोषी कौन से होते हैं इसमें? फंजाई। फंजाई के जो जीव होते हैं ये परपोषी होते हैं और इसमें गमन अनुपस्थित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, और तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकॉन या नन ऑफ दीज? तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? लिपिड प्रोटीन,
लिपिड प्रोटीन, म्यूराइन प्रोटीन, म्यूरिन प्रोटीन और पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग, प्लाज्मोडियम, विषाणु, अमीबा या नन ऑफ दीज। विषाणु को वायरस बोलते हैं। तो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। साथ ही वायरस को किसको बोलते हैं? वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है और बच्चे भी अब परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को फिर करा दिए जाएंगे। वैसे इसमें 17-80 क्वेश्चन के लगभग थे। आगे के क्वेश्चन आप लोगों को चलो कल करा देते हैं, कल वाली क्लास में करा देंगे, और आगे के क्वेश्चन कल जो शाम को आप लोगों की 8 बजे क्लास चलेगी उसमें आप लोगों को करा दिए जाएंगे। निम्न में कौन सा कवक एक कोशिकीय है? निम्न में कौन सा कवक, या कल करा देंगे या फिर कभी करा देंगे, आप लोगों को करा दिए जाएंगे। ये है, निम्न में कौन सा कवक एक कोशिकीय है? एक कोशिकीय कवक बताना है आप लोगों को। तो एक कोशिकीय जो है, इसमें जो खमीर है, खमीर किसे बोलते हैं? खमीर को ईस्ट जो होता है इसे खमीर भी बोलते हैं। कहीं कहीं आप लोगों को खमीर भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप लोग ये भी याद रखिए। ये जो है ये एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय कवक है और मृतोपजीवी है। कैसा है? मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी है, एक कोशिकीय कवक है। और इसको फंजाई जगत का अपवाद भी कहा जाता है, फंजाई जगत का एक्सेप्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फंजाई जगत के जो सारे जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। फंजाई जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन ये जो खमीर या ईस्ट है, ये कैसा है? ये एक कोशिकीय है, सिंगल सेल है, तो इसलिए इसको उसका अपवाद भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, सीपी स्वानसन, रुडोल्फ वर्च्यू या नन ऑफ दिस। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं साथी सीपी स्वानसन। कौन है? सीपी स्वानसन, ये आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं। तो अब आप लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। और अगर आप लोगों को क्लास में कोई दिक्कत होती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या हमसे कोई कमी होती है, तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करिए, फिर बाद में आप लोगों को उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप लोगों को बता दें, ये जो पेड बैच बना हुआ है उसके बारे में बता दें आप लोगों को, क्योंकि उस पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। जो लोगों को नहीं पता है पेड बैच के बारे में, भी उस पर ऑफर चल रहा है। तो देखिए, आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो हैं, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो पेड बैच बना हुआ है, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए जो पेड बैच बना हुआ है उस पर 10 तारीख तक ऑफर चल रहा है, 10 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है। 10 अप्रैल तक आप लोग इसको 349 रुपये में परचेज कर सकते हैं, 349 रुपये में परचेज कर सकते हैं। वैसे इसकी फ़ीस है 423 रुपये, 423 रुपये फ़ीस है। अभी आप लोग 10 अप्रैल तक परचेज कर लेंगे तो 349 में परचेज कर सकते हैं। और पीसीबी और पीसीएम वाले जो बच्चे हैं, पीसीबी और पीसीएम ये वाले जो बच्चे हैं, इन लोगों के लिए फ़ीस रखी गई है केवल 99 रुपये 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल तक 99 रुपये है, उसके बाद 149 रुपये। अभी 10 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी लेनी है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, 7238 96 53 63। ये टेलीग्राम नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप लोग मैसेज कर देंगे तो इससे आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।